नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हमारे क्लास 11th के प्यारे से और सुंदर से भूगोल को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमारी इस ज्योग्राफी की जर्नी के अंदर थोड़े से हम पिछले दिनों धीमे चले, लेकिन अब बहुत ही शानदार रफ्तार के साथ आपके जो जबरदस्त तरीके से वन शॉट जो आने वाले हैं, आपके एग्जाम का डर आपको भी नहीं हमें भी है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम वन शॉट की जो सीरीज है उसको और तेज धार देने में लग गए। उसके अलावा एक अच्छी मैराथन जो क्लास है वो भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको आप बहुत जल्द देखेंगे। और अब तक आपको एक चिंता खाई जा रही थी कि यार वन शॉट इतने धीमे कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है, तो और अच्छे से अपडेट करने के लिए हम थोड़ा सा समय लगा रहे थे। हम जब भी डिले होते हैं, लंदन शहर की टीम जब भी किसी चीज में डिले करती है उसके पीछे ढेर सारे कारण होते हैं और उसमें एक कारण यह भी होता है कि एक बेहतरीन चीज आपको डिलीवर की जाए। और इसी सिलसिले में आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी दूसरी वाली बुक, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। क्योंकि हमने हमारी एक बुक के सारे 7 वन शॉट पढ़ लिए हैं और एक एक को बड़ी डिटेल से और मजेदार चर्चा के साथ पढ़ा, और आप लोगों ने जो प्यार दिया है वन शॉट को वो काबिले तारीफ है। अपने सारे साथियों को शेयर किया करें और मजेदार क्लास जो है हमारी एक ही क्लास के अंदर पूरा चैप्टर क्लास की इस सीरीज के अंदर आज मैं आपके सामने जो वन शॉट लाया हूं वो हमारी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसका भूगोल एक विषय के रूप में पहला चैप्टर आज के इस एक ही लेक्चर में क्लास करने वाला है आपका भाई, और बहुत ही मस्ती के साथ हम इसको पढ़ने वाले। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। बीच में जो ये भागने की गलतियां करते हो ना, ये अब नहीं नजर आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? अब भागने की बीच बीच में गलतियां नजर नहीं आनी चाहिए। शानदार तरीके से पढ़ते हैं और किसी भी विषय का पहला जो चैप्टर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना महत्वपूर्ण होता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है ये बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कम से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो शुरू कर दे, तैयार हो? मुस्कुराओ एक बार, स्माइली दिखनी चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वन शॉट को। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योग्राफी है क्या। आप जानते हैं अच्छे से, इतने समय से पढ़ रहे हो ज्योग्राफी क्या है, आप अच्छे से इस बात को तो समझ गए, ठीक है ना? तो क्या है ज्योग्राफी, किस तरह से इसको पढ़ना होता है, सारी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसको एक अपडेट डालना है इसमें, ठीक है? ये डाल दिया साहब, अब आप चिंता मत करो, अब फटाफट से हम पढ़ते हैं, ठीक है? ज्योग्राफी है क्या? दैट इज ए भूगोल, दैट इज ए ज्योग्राफी। है क्या ज्योग्राफी? कहां से आया ज्योग्राफी? कौन इसे लेके आया? तो नाम आता है यूनानियों का। किसका नाम आता है? यूनानी जो लोग थे वो हमारी इस भूगोल को जो है लेके आए। कौन लेके आए? यूनानी लोगों की देन है हमारी ये भूगोल। किसकी देन है? यूनानी लोगों की। जब हम भूगोल के बारे में BHU ऐसे नहीं जाना करते थे, उस समय वो भूगोल को लेकर आ गए। और ये सुंदर सा आपको दिखाई देता है गोल गोल भूगोल को समझाने वाला ग्लोब, जो ग्राम बेल ने बनाया था। किसने बनाया था? ग्राम बेल ने। इसमें पूरी पृथ्वी को समायोजित किया गया है, आप ये जानते हैं। और यूनानी भी ये कहते हैं पृथ्वी है चपटी। पृथ्वी कैसी है? चपटी। लेकिन ग्लोब के अंदर पृथ्वी को चपटी दिखा पाना मुश्किल है। तो मुश्किल है तो क्या करें? इसलिए क्या किया गया, इसको ऐसे का ऐसे ही नहीं दिखाकर गोल गोल फॉर्म में दिखा दिया गया। और यहां हम जब ग्लोब पढ़ते हैं तो यहां एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री रेखा। क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री रेखा। और इसी का नाम है भूमध्य रेखा। इसी का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसके ढेर सारे नाम है यार, और इसका नाम है एक विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। और भी नाम मिलता है, कुछ लोग इसे इक्वेटर कहते हैं। और ऐसी एक काल्पनिक रेखा यहां भी खींची गई है ऊपर की तरफ। किस तरफ? ऊपर की तरफ। एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आप समझ पाए, ठीक है? देखिए आगे, ये जो रेखा है जिसको मैंने भूमध्य रेखा कहा है अभी अभी, जिसे 0 डिग्री भी कह रहे हैं, ऐसी एक रेखा हमने यहां से बांटी है इस प्रकार से। और इस रेखा को हम कह रहे हैं ग्रीनविच। क्या कह रहे हैं? ग्रीनविच। इस रेखा का और नाम है प्रधान याम्योत्तर। क्या नाम है?
प्रधान याम्योत्तर। एक इसका नाम है मध्याह्न, क्या नाम है? मध्याह्न। तो इन रेखाओं के नाम ही तो है। और हमारा भारत इस जगह है, इस भूमध्य से 876 किलोमीटर ऊपर इस जगह, इसलिए भारत जो है ये तो हुआ उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला और नीचे हुआ दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, और ये पूर्वी हिस्सा इधर का तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये तो हुई भारत की बात, इंडिया की बात। अब किसी भी जगह की ज्योग्राफी को आप पढ़ते हैं, भूगोल को आप पढ़ते हैं, चाहे आप दुखी होकर पढ़े चाहे आप मुस्कुरा के पढ़े, जब भी किसी जगह की ज्योग्राफी को, भूगोल को हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो ज्यो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ज्यो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। इस ज्यो का अर्थ है पृथ्वी। इसका ज्यो का अर्थ क्या है? पृथ्वी, जो कि यह आपको दिखाई दे रही है। और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना, यानी कि जो मैंने अभी वर्णन किया था, इधर भूमध्य है, इधर ग्रीनविच है, भारत इस जगह है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, भारत में ऐसी जलवायु पाई जाती है, भारत में ऐसी मिट्टियां पाई जाती है, भारत में इस तरह की वनस्पति होती है, भारत में ऐसे ऐसे अभयारण्य हैं, भारत में इस प्रकार का जो है मौसम रहता है, भारत में इस प्रकार का वेदर क्लाइमेट है। तो मैं भारत के बारे में या किसी भी देश के बारे में जब बात करता हूं तो इस पृथ्वी से ही तो करता हूं, और इस पृथ्वी को ही हम कह रहे हैं जो। ग्राफो का मतलब होता है इस पृथ्वी का वर्णन करना। चाहे आप किसी भी मेजर पॉइंट का अध्ययन कर रहे हो, किसी भी लोकेटेड जगह का आप अध्ययन कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इस पृथ्वी का अध्ययन करना। तो जो प्लस ग्राफो का मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना। अब बदला क्या है? जो को हेजे से उठाया हमने और ग्राफी को ग्राफो कर दिया। ग्राफी को क्या कर दिया? पीछे वाला जो वाई था उसको सिर्फ ओ किया हमने, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच बता रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बहुत सिंपल तरीके से बताया आपको। जो प्लस ग्राफो यानी पृथ्वी का वर्णन करना। क्या करना? पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे हम। भूगोल एक विषय के रूप में कैसे पढ़ा जाएगा, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए, हमें भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए? कई बार ऐसे टेंशन में आ जाते हैं, हमें भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए? अरे मेरा देश, मेरा शहर, जानो तो सही कि क्या है इसमें, इसलिए भूगोल पढ़ना चाहिए। उसके अलावा ढेर सारी चीजें हैं जो आपको बार बार मोटिवेट करती है, भूगोल पढ़, भूगोल पढ़, भूगोल पढ़। तो भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए ये हम देखते हैं। ये सवाल आता है एग्जाम में, सीधा बोर्ड में पूछ लेते हैं, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? 3 नंबर का सवाल। अब वो टेंशन में आ जाते हैं, बताया ही नहीं सर ने कभी यार भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। दुखी नहीं होना है, मुस्कुराएंगे मेरे गुलगुले आज, और करके आएंगे इसको बोर्ड के एग्जाम में। किस तरह से लिखेंगे? मानव क्रियाओं और उनके अंत प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी हासिल करना। इसका मतलब ये हुआ कि मानव जो है पृथ्वी पर क्या क्रिया कर रहा है और क्या प्रक्रिया कर रहा है। मानव क्रिया मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, एक क्रिया कर रहा हूं, उनके अंत प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी हासिल करना। या मान लो कि मैं पेड़ काट रहा हूं, तो मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में वैसे ही पेड़ है कितने? बहुत कम है, 19-20% पेड़ है प्रतिशत, जबकि होने चाहिए 33%। टारगेट भी छोटा लिया, उसको भी पूरा नहीं कर पाए इंडियन वाले, है ना। तो क्या करें? तो पेड़ नहीं काटना चाहिए। इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो भूगोल होता है, इसलिए भूगोल पढ़ना पड़ता है। समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को या विभिन्नता को समझकर सहयोग, शांति, आपसी सहयोग व बंधुत्व की भावना का विकास करना। ये लाइन आपको ये बता रही है कि समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता, समाज में अलग अलग विभिन्नताएं होती है। कुछ अच्छी रीत, अच्छे रिवाज, अच्छे नियम, मेथड, लोग कानून होते हैं, कुछ गलत होते हैं, हम समझ पाते हैं। कई परंपराएं ऐसी होती हैं कि हरे पेड़ काट दिए जाते हैं उस क्षेत्र में। तो भूगोल को समझने के बाद ये पता चलता है कि हरे पेड़ भी जरूरी है, कभी काटे नहीं जाने चाहिए। तो समाज में ढेर सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। उन विभिन्नताओं को हम समझ पाते हैं, भूगोल से समझ पाते हैं। देश की, समाज तो एक छोटी संस्था है, पूरे देश की विभिन्नताओं को समझ जाते हैं हम भूगोल को पढ़ने के बाद। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक महाराष्ट्र का टूर किया। महाराष्ट्र में मैं गया तो वहां का समाज
वहां का कल्चर कुछ अलग, राजस्थान आया तो यहां का कल्चर कुछ अलग, कर्नाटक की तरफ गया तो वहां का कल्चर कुछ अलग। एक भूगोल का शिक्षक होने के नाते पूरे भारत को मुझे देखना चाहिए, एक विद्यार्थी होने के नाते आपको ये बात समझनी चाहिए। और इस बात में ये देखा कि अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट, जलवायु, अलग अलग मौसम, अलग अलग मिट्टियां, अलग अलग वनस्पति, वन भी अलग अलग प्रकार के। प्रतापगढ़ राजस्थान की तरफ जाते हैं तो टिमरू फल मिलता है, आधे लोग उसको चीकू समझ के खाते रहते हैं क्योंकि वो चीकू की तरह ही दिखता है। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जब किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, ये चीज जो बताती है वो कौन होती है? भूगोल। तो समाज के साथ हम कह सकते हैं, समाज में या देश में पाई जाने वाली विभिन्न भिन्नताओं को समझकर हम सहयोग करते हैं कि हरे पेड़ों को नहीं काटना है, शांति बना के रखना है, क्योंकि भारत तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। किसकी बात करता है? वसुदेव कुटुंबकम सर्व भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, यानी वसुदेव कुटुंब, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, कुटुंब कम, वसुदेव कुटुंबकम। बंधुत्व की भावना, बंधुत्व मतलब भाईचारा बढ़ता है भूगोल से। मानचित्र का अध्ययन कर पृथ्वी और उसके घटकों को समझ पाते हैं। दोनों बातें बड़ी प्यारी थी, लेकिन दोनों को और अच्छे से अगर कोई समझाता है तो तीसरा पॉइंट समझाता है। मानचित्र पढ़ो, आप देखो, उसको समझो, अगर नहीं आता है तो मैं समझाऊंगा, चिंता किस बात की करते हो। मानचित्र जो है उसका अध्ययन हम जब करते हैं तो पता चलता है कि हमारे राज्य से ये राज्य टच हो रहा है। जैसे मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान से ऊपर पंजाब टच हो रहा है, उसके बाद हरियाणा टच हो रहा है, उसके बाद राजस्थान से स्पर्श उत्तर प्रदेश कर रहा है, उसके बाद राजस्थान से स्पर्श मध्य प्रदेश कर रहा है, उसके बाद राजस्थान से स्पर्श गुजरात कर रहा है, उसके बाद राजस्थान से पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान से लग रहे हैं, और राजस्थान के 3 राज्य ऐसे हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, और पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य पाकिस्तान से बॉर्डर बनाते हैं। ये मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं मानचित्र को देखता हूं। तो मानचित्र का अध्ययन जब हम करते हैं तो पृथ्वी की उन चीजों को हम समझ पाते हैं जिनको हमें समझना है, और इसीलिए हम भूगोल विषय को पढ़ते हैं। भूगोल विषय मानचित्र विषय है, और इस मानचित्र से ही हम समझ पाते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से किस कार्य को हमें करना चाहिए। बड़ी मजबूती देता है व्यक्ति के ज्ञान को। कौन? भूगोल। पृथ्वी यूं ही गोल गोल नहीं है, गोल गोल घुमा देती है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या कर देती है? गोल गोल घुमा देती है। तो ये तीनों बिंदु पढ़ने के बाद एक तो बंधुत्व, भाईचारा आदि चीजों को हम समझ पाते, जान पाते हैं, और मानचित्र के माध्यम से पृथ्वी की धरातलीय स्थिति को हम समझ पाते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी हमारा आवास है। मतलब मानव भूगोल को जब अगले साल हम पढ़ेंगे तब हम एक चीज को बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे। पहले ही चैप्टर में आने वाला है 12th का वो साल, आने ही वाला है क्लास 12 का वो नया सत्र, जिसमें पहले चैप्टर के साथ सामने आप रहेंगे और इधर मैं रहूंगा उपस्थित, है ना। तो उसमें मैं कहूंगा कि मानव भूगोल जो होती है वो पृथ्वी को घर मानती है। क्या मानती है? पृथ्वी को मानव का घर माना जाता है, घर माना जाता है। यानी कि इस बात से यह पता चलता है, जो ये लाइन है ये इस लाइन को भली भांति परिपूर्ण कर रही है। पृथ्वी हमारा आवास है। हम कहां रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। और पृथ्वी को किस में पढ़ा जाता है? भूगोल में। अब कौन पूछेगा आपसे कि बताओ भूगोल क्यों पढ़ते हैं? अरे भाई, जिस पृथ्वी पे रहते हो उसके बारे में तो जानना चाहिए, वही तो भूगोल है। वही क्या है? भूगोल। ये इस पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। मानव का तो आवास है ही, लेकिन जितने भी छोटे बड़े प्राणी जीव यहां रहते हैं उन सब का आवास कोई है तो ये पृथ्वी है, और ये अध्ययन कहलाता है भूगोल। क्या कहलाता है? हम अगले साल देखेंगे, इस साल भी देख रहे हैं आप कि भूगोल 2 ब्रांचेस में बढ़ जाएगा, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव का अध्ययन मानव भूगोल, और पहाड़ पर्वत नदियां झीलें ये तो सब पुराने हैं, अच्छी अच्छी कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। पहाड़ पर्वत नदियों का जब जिक्र करते हैं तो भौतिक भूगोल है, और सिर्फ मानव का अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल है। मानव अलग अलग क्रियाएं करता रहता है। उसको मिट्टी मिली, उससे उसने कप बना दिया। लकड़ी मिली, उसने दरवाजे बना दिए। क्या बना दिए? खनिज मिले, उसने इमारतें खड़ी कर दी।
लोहा कच्चा मिला, उसको पक्का कर दिया मैग्नीज और कोका डाल के। मानव कई प्रकार की गतिविधियां करता है और वो जो प्रक्रिया होती है वो हमने पहले पॉइंट में देखा था। कहां देखा था? पहले पॉइंट में। ये देखो, मानव अनेक क्रिया करता है। मिट्टी से कप बना देता है, बनाता कि नहीं बनाता? तो ये भूगोल से ही पता चलता है कि मिट्टी से कप बनाया जा सकता है। आगे देखिए, तो हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, छोटे बड़े प्राणियों का यह आवास है, इसके भौतिक स्वरूप और सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता है। यानी हमारी जो भूगोल है ये कहती है कि अलग अलग प्रकार के प्राणी जहां रहते हैं, अलग अलग जगह भारत में ऊंचावच है। कैसा है? भारत में ही नहीं, सारे विश्व में ऊंचावच है। ऊंचावच का मतलब होता है कहीं से ऊंचे स्थान है, कहीं से नीचे स्थान। ऊंचावच का मतलब है एक जगह आप देखेंगे तो आपको दिखेगा मैदान। क्या दिखेगा? मैदान। दूसरी जगह आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे पहाड़ पर्वत। एक जगह आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे समुद्र और महासागर। तो भारत में समानता नहीं है। एक जगह आप देखेंगे तो आपको पठारी भाग दिखेगा। क्या दिखेगा? पठारी भाग, जो पर्वतों से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग रहता है। पर्वतों से नीचे होता है, पहाड़ से भी नीचे होता है, जमीन से उठा हुआ भाग रहता है। कई जगह नदियां दिखाई देती है, कई जगह झीलें दिखाई देती है, अलग अलग प्रतिरूप हमें दिखाई देता है। सारे प्रतिरूपों को हम कह सकते हैं स्थलाकृतियां। जमीन के ऊपर अलग अलग आकृतियां स्थलाकृतियां कहलाती है। तो भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे देश को, हमारे राज्य को हम समझ पाते हैं, इसलिए भूगोल पढ़ना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारे राज्य और हमारे देश को हम समझ पाते हैं कि किस जगह कौन सी चीज किस तरह से लोकेटेड है, उसके आसपास के बिंदु मेजर कौन कौन से हैं। तो आदि चीजों को हम समझ पाते हैं, तो वो हमारा प्यारा सा भूगोल है। दैट इज ए लव ओनली फॉर ज्योग्राफी। वही समझ पाता है पूरी दुनिया को। किसको? पूरी दुनिया को। देखिए, स्वरूप और सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता है। भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं है। भौगोलिक तथ्य जो है वो स्थैतिक नहीं है, मतलब भूगोल के अंदर जो चेंज है वो होता रहता है, स्थायी नहीं होता है। ठीक है ना? बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि मरुस्थल मतलब मिट्टी का क्षेत्र कई जगह होता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, और अन्य क्षेत्रों में भी क्या बढ़ जाती है? मिट्टी का क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है? अपितु गत्यात्मक है, यानी कि एक नदी मान लो कि आज यहां तक आ रही है, बहुत ज्यादा वर्षा हुई तो वो आगे तक चलेगी। बताओ नदी स्थायी थी क्या? बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं है, अपितु गत्यात्मक है। नदी गति कर गई, नदी आगे बढ़ गई। नदी क्या कर गई? आगे बढ़ गई। एक भूगोलवेता अपने विचार रखता है कि मानव बड़ा खतरनाक क्रियाशील प्राणी है। वो कहता है भूगोलवेता, भूगोलवेता का मतलब होता है जो भूगोल को बहुत डिटेल से पढ़ा करते हैं, वो भूगोलवेता कहलाते हैं। जैसे जो इतिहास को ज्यादा पढ़ते हैं वो इतिहासकार होते हैं। राजनीति को ज्यादा पढ़ते हैं, मनीष सर जैसे लोग राजनीतिज्ञ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजनीतिज्ञ। कोई पॉलिटिकल साइंस को ज्यादा पढ़ता है तो वो उसका क्षेत्र का कहलाता है। ठीक है ना? तो आजकल तो आपकी हिस्ट्री की क्लासें भी आ रही है, क्या मजे के बजे बन गए भाई आपके, तो है ना? ठीक है, तो भूगोलवेता के विचार क्या है? मिट्टी दिया मानव को कप बना दिया उसने। मिट्टी दिया मानव को कप बना दिया मिट्टी से उसने। रात्रि दी तो दीपक जला दिया उसने। मानव क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, वही भूगोल है। मिट्टी दिया उसको तो कप बना दिया उसने। रात्रि हुई, अंधेरा हुआ तो दीपक बना दिया उसने और उजाला कर लिया उसने। पहाड़ दिए उसने। किसने? प्रकृति ने। पहाड़ दिए प्रकृति ने। मानव ने बाग बगीचे बना के और सुंदर बना दिया। पत्थर दिए उस पृथ्वी ने मानव को, उसने अपना आशियाना, अपना घर बना लिया। क्या बना लिया? घर। ये तो प्रकृति की चीजें हैं, प्राकृतिक। ये क्या है? प्राकृतिक चीजें जो भूगोल ने हमें दी है, पृथ्वी ने हमें दी है, और इनसे मानव जो है कृत्रिम चीजें बना लेता है, अपने खुद की सुविधा के हिसाब से उसको ढाल देता है। ये भूगोल पढ़ने के कारण ही हो पाता है। अब कोई मत पूछना मेरे से कि सर भूगोल क्यों पढ़ते हैं। अब तो आप समझ गए कि हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं। तो फिर बढ़ते हैं हम आगे। भूगोल का अध्ययन, किसका अध्ययन? एकदम से अगली स्लाइड आते ही टेंशन में आ जाते हो, है ना? भूगोल का अध्ययन, किसका अध्ययन? भूगोल का अध्ययन कार्य कारण का संबंध जानने का है। भाई भूगोल ये बताता है कौन सी जगह किस जगह है। देखो एक सवाल समझाता हूं मैं आपको कि हम आगे क्या पढ़ने वाले। कार्य कारण को जानना, या 3 सवाल दिखाई देने, क्या है, कहां है, क्यों है। जैसे मैंने कहा कैमूर पर्वत यूपी, बोलता पर्वत बिहार। 3-4 पर्वतों के नाम लेता हूं मैंने कहा बोलता पर्वत बिहार, मैंने कहा कैमूर पर्वत
यूपी उत्तर प्रदेश, मैंने कहा माउंट आबू राजस्थान। कहाँ है ये? राजस्थान। ठीक है, अब मैंने 3 चीजों के नाम यहां लिए। कितनी चीजों के? 3 चीजों के। ठीक है ना, इसको इधर से ले लेता हूं। 3 चीजों के नाम ये लिए। तो कोई पूछे कि बोलता पर्वत कहां है, तो ये सवाल ज्योग्राफी में उठता है, क्योंकि भूगोल ही बताएगा कि वो पर्वत कहां है। कोई पूछे कैमूर पर्वत तो कहां है, माउंट आबू तो कहां है। तीनों सवालों का उत्तर है बोलता बिहार, कैमूर पर्वत यूपी और माउंट आबू राजस्थान। ऐसे ढेर सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे कि कोई पूछे चंबल नदी तो कहां है, तो नाम आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है? मध्य प्रदेश। तो ऐसे नाम होते हैं। तो कहां है, क्या है, तो ये पर्वत है और ये नदी है। ये क्या है? नदी। तो एक पर्वत है और एक नदी। तो कौन सी चीज कहां है और कौन सी चीज जो है वो क्यों है किसी स्थान पर। जैसे कि मान लो सबसे पहले तो कहां है, फिर वो क्या है। सबसे पहले कहां है, तो बिहार में है, यूपी में, राजस्थान में। 3 पर्वतों के नाम है, नदी मध्य प्रदेश में, चंबल। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो कहां है सबसे पहले, क्या है, तो ये तो पर्वत है और वो नदी है। क्यों है भैया? क्यों इसलिए है क्योंकि यहां इन क्षेत्रों की स्थलाकृति, यानी इस जमीन की आकृति, स्थलाकृति, इस जमीन की आकृति जो है वो इन पर्वतों के लिए सुगम है। इनको, जिन पर्वतों को जो क्लाइमेट, जो स्थिति चाहिए जमीन की, वो इन्हें यहां मिल जाती है, तो पर्वत यहां है। सवाल यह आता है कि नदी यहां क्यों है, क्योंकि यहां वर्षा अच्छी होती है, पहाड़ियों से झरने बहते हैं, इसलिए चंबल मध्य प्रदेश में, लूनी राजस्थान में है। तो ये जो नदियां होती है, सिंधु जो है उस तरफ से हिमालय से निकल रही है, सतलज जो है, रावी जो है, व्यास जो है वो सिंधु के साथ हो जाती है, गंगा जो है, ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल और असम की तरफ चलती है, सुंदरवन के डेल्टा से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नदी क्षेत्र है। अब आपको ये सारी चीज याद नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूगोल इन सवालों के जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ज्योग्राफी जो है इन सवालों के जवाब आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो दे रहा है भाई साहब। क्या है, कहां है और क्यों है, तो कौन सी चीज कहां है और वो क्या है। जैसे कि नदी है तो कहां है, क्या है, नदी है, कहां है, तो यूपी में है या एमपी में। क्यों है? क्योंकि वहां पानी है। पहाड़ है तो वहां पर्वत की स्थलाकृति है, स्थलाकृति मतलब जमीन की आकृति। तो इन 3 सवालों के जवाब, जो 3 प्रश्न कहलाते हैं, इन 3 क्वेश्चन का जवाब, कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, कोई नदी बह रही है तो कार्य हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, पर्वतों से झरने बह रहे हैं। चंबल आती है यहां से, मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ आती है, और राजस्थान से ये घूमकर फिर जो है यूपी की तरफ जाकर यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? यमुना में। बात आ रही है समझ में आपको? बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो भूगोल समय अनुसार बदला है, ऐसा कोई भी नहीं है जो समय के अनुसार नहीं बदला है। कुछ बच्चे पहले नहीं पढ़ते हैं, बाद में बहुत पढ़ते हैं। कुछ जो है सारे लेक्चर रिकॉर्ड पढ़े हैं, उस समय नहीं देखते थे, आज भाग भाग के वन शॉट देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूं, ठीक है ना। लेकिन कुछ एकदम से पढ़ना, क्योंकि समय के साथ बदलाव आया और प्रेशर बना है उस बोर्ड का। किसका बना है? डरना नहीं है आपको, बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर बना है और उसके के अनुसार उनमें बदलाव आया है। तो भूगोल में भी समय के अनुसार बदलाव आया है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब आविष्कार हुए हैं। तब तब क्या हुए? आविष्कार। तो ऐसे ही भूगोल में जब जब आवश्यकता पड़ी समय के अनुसार, लोगों ने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए भूगोल पे, और ज्यादा भूगोल को जानने का प्रयास किया। मैं सबसे पहले 18वीं सदी की बात कर रहा हूं। सदी का मतलब होता है 100 साल का समय, 100 वर्ष का समय। 18वां साल जो 1800वां साल जो चल रहा था, उन 100 साल में भूगोल में क्या बदलाव आए, 19वीं सदी में भूगोल में क्या बदलाव आए, और 20वीं सदी में भूगोल में क्या बदलाव आए, तो इसको हम समझते हैं। 18वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजें होने लगी। 18वीं शताब्दी में भूगोल में नए नए एक्सपेरिमेंट होने लगे, अन्वेषण होने लगे। खोज को क्या कह सकते हैं हम? अन्वेषण कह सकते हैं। खोज को क्या कह सकते हैं? अन्वेषण कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? रिसर्च कह सकते हैं, रिसर्च। तो भूगोल पर रिसर्च होने लगे कि कोई चीज किसी स्थान पर क्यों है।
अगर बोलता पर्वत बिहार में है तो वो क्यों है? ये ज्यादा लोगों की जिज्ञासा जो बढ़ी, जानने की चाहत जो बढ़ी, ज्ञान को बढ़ाने का जो नॉलेज को आगे लेने का जो कार्य बढ़ा, वो 18वीं सदी में भूगोल के बारे में नई नई खोजें हुई और लोग समुद्री मार्ग से आए और उन्होंने खोज की। वैसे वास्को डी गामा को जब पढ़ते हैं, वो 1498 1498 में आ गया मई के महीने में। वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह से उसने खोज वहां से शुरू कर दी। लेकिन 18वीं शताब्दी से पहले और 18वीं शताब्दी तक सिर्फ और सिर्फ भूगोल में होते थे खोज और अन्वेषण। क्या होते थे? खोज और अन्वेषण। फिर आए 19वीं शताब्दी, उसमें भूगोल अपने आप में स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, अलग सब्जेक्ट बन गया। 19वीं शताब्दी में भूगोल क्या बन गया? मतलब एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बन गया। भूगोल का समय के अनुसार परिवर्तन कैसे हुआ? तो 18वीं शताब्दी से पहले अन्वेषण, खोज और समुद्री मार्ग से जो लोग आते थे, फ्लाइटें तो थी नहीं उस समय कि एरोप्लेन से सीधा वास्को डी गामा आ गया, नाव में बैठ के आएगा ना, तो नाव में बैठ के जो लोग आते थे तो समुद्री मार्ग से आएंगे। तो समुद्र के मार्ग से जो लोग आए उन्होंने अन्वेषण किया, मतलब खोज की। अन्वेषण और खोज एक ही होता है, रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में जानना। 18वीं शताब्दी से पहले 19वीं शताब्दी में भूगोल स्वतंत्र विषय बन गया। आज तो देखो आप, आधुनिक भूगोल अलग चलता है, मानव भूगोल अलग चलता है, भौतिक भूगोल अलग चलता है, मानचित्र भूगोल अलग चलता है, ढेर सारे भूगोल की ब्रांचेज बन गई। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे जानते जाएंगे। तो 2 रूप पढ़ लिए हमने 19वीं शताब्दी तक। अब आई 20वीं शताब्दी की बारी, तो भूगोल में 2 गुटों का निर्माण हो गया। जब भी कोई आजाद होता है तो वहां 2 सांप जो है फन काट लेते हैं। ऐसे ही भूगोल में 2 गुट बन गए। कौन से बने बताओ? एक तो मानव भूगोल जो मानव का अध्ययन करता है, एक भौतिक भूगोल जो पहाड़ पर्वत नदियों का अध्ययन करता है। ये 2 गुट बन गए। तो समय के अनुसार भूगोल में 3 बार परिवर्तन देख रहे हैं। कब कब? 18वीं शताब्दी से पहले अन्वेषण और खोज। 19वीं शताब्दी में भूगोल स्वतंत्र रूप से भूगोल बन गया, किताब चलने लग गई इसकी। 20वीं शताब्दी में आते आते भूगोल 2 ब्रांचेज में, 2 गुट। ब्रांचेज कह रहे, मैं ब्रांच बता रहा हूं, शाखा, ये गुट बता रहा है, तो आप समझ रहे बात को। 3 रूपों में भूगोल में कार्य और कारण का पता चलता है, कोई चीज किस जगह है, उसका कारण क्या है, और 3 सवालों के जवाब देता है भूगोल, क्यों, क्या और कैसे। ऐसा भी हो सकता है क्या, कहां और क्यों। ठीक है ना? ये 3 सवाल ध्यान रखना। आप आगे बढ़े, आगे देखिए। पृथ्वी और भौतिक वातावरण के साथ समायोजन का विकास कैसे हुआ? पृथ्वी और भौतिक वातावरण के साथ समायोजन का विकास कैसे हुआ? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आपके भी आता होगा। क्या आता है कि यार पहली बार जब मानव आया तो वो पृथ्वी पर कैसे रहा? क्योंकि बताता है लोग कि पृथ्वी तो गर्म थी, तो फिर पृथ्वी ठंडी हुई, फिर लोग उस पर रहने लगे, फिर लोग उस पे रहने लगे। तो समय के साथ पृथ्वी पर आते हैं बदलाव। समय के साथ पृथ्वी पर क्या आते हैं? बदलाव। तभी व्यक्ति यानी कि मानव अपने समय का सही तरीके से समायोजन पृथ्वी के साथ कर पाता है। अगर पृथ्वी के साथ मानव पृथ्वी से छेड़छाड़ करता है और चमगादड़ खा जाता है चीन वालों की तरह, तो कोरोना आ जाता है। पृथ्वी के साथ मानव को समायोजन यानी एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है। अगर पृथ्वी के खिलाफ मानव चलता है तो बहुत समस्याएं आ जाती है। तो मानव ने पृथ्वी के साथ और पृथ्वी का जो वातावरण है उसके साथ समायोजन करना सीखा, उस क्लाइमेट के साथ, उस वेदर के साथ, उस इकोसिस्टम के साथ, उस इन्वायरमेंट के साथ। ये 4 नाम क्या बोले मैंने? इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, इन्वायरमेंट पर्यावरण, वेदर मौसम, क्लाइमेट जलवायु, ऐसे ऐसे मौसम, हवाएं वगैरह, वर्षा आदि के साथ मानव ने। अब कोई ऐसा है नहीं साहब मैं तो गर्मी में बाहर ही नहीं जाऊं और उसका क्षेत्र वो गर्मी वाला ही है, तो उसको उस गर्मी के साथ एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। कोई सर्दी में रहता है बर्फीले क्षेत्र में, वो क्या नहीं मैं सर्दी में नहीं रह सकता, तो उसको वहां समायोजन करना आना चाहिए। कोई पहाड़ों में रहता है कि मेरे को तो डर लगता है रात को, फिर भी उसको समायोजन करना आना चाहिए। तो मानव ने जो पृथ्वी है हमारी, ये वाली पृथ्वी ग्लोब, इसके साथ इसका जो पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, झीलें, इस प्रकार से इसके साथ समायोजन करना सीखा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब है भूगोल के अंदर क्षेत्र का अध्ययन होता है, क्षेत्र के बारे में। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब है क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्र के बारे में अध्ययन से प्रकृति को समझते हैं। किसको समझते हैं? हम प्रकृति को कैसे समझ पाते हैं? प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तभी हम प्रकृति को समझ पाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग कर भौगोलिक ज्ञान और योग्यता का विकास किया जाता है। आधुनिक तकनीकी से भी आज भूगोल को पढ़ा जाता है। आज आप देखते हैं जीपीएस के माध्यम से पता लगा सकते हैं
गूगल मैप आता है, उससे आप पता कर लेते कि कौन सी जगह कहाँ है। तो आजकल ये जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इसे आधुनिक तकनीकी कहा गया है। जैसे GIS, GPS, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, ये सब ऐसे माध्यम है जिससे हम भूगोल को समझ पाते हैं। क्या कर पाते हैं? तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूगोल को हमें समझ पाते हैं। भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक और मानवीय तथ्यों को अंतःक्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। भूगोल किसी को भी नहीं छोड़ता, सारी चीजों का अध्ययन करता है जो इसको स्थल पर दिखाई देती है, जमीन पर जो कुछ भी दिखाई देती है। और आजकल तो भूगोल पृथ्वी यही है, और इसके अंदर क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? क्रोड, मेटल, क्रस्ट, जो अंदर चट्टानें होती हैं, पृथ्वी के भाग होते हैं, आग्नेय, अवसादी, इंद्रित, इन सब का भूगोल अध्ययन करता है। पृथ्वी के अंदर क्या है ये भी भूगोल जानता है। पृथ्वी के ऊपर जो हवा होती है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो इस वायुमंडल का अध्ययन भी सौरमंडल, समता मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, यह अध्ययन भी भूगोल करता है। और पृथ्वी के बीच के क्षेत्र में क्या है, यह अध्ययन भी भूगोल करता है। यह अध्ययन भी कौन करता है? भूगोल करता है। तो बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ जानी चाहिए रे भाई, ऐसे कैसे नहीं आएगी समझ में? आएगी क्या? ठीक है, पूरा ही मिट गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटने तो जो मिटता है उसको, ठीक है ना। समझा तो दिया मैंने आपको। नोट्स ले लिए क्या आप सब लोगों ने? बहुत शानदार नोट्स लिख रखे हैं। एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उन्हें आप आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, शानदार तरीके से बोर्ड के एग्जाम में करके आना। तो हम जो देख रहे थे कि अध्ययन करता है, भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहां, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, कैसे, क्यों और कहां, ठीक है ना। मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे थे क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतः संबंधित है। मानव भूगोल में जितनी भी क्रियाएं होती है वो एक दूसरे से क्या है? अंतः संबंधित है। क्या है भाई? अंतः संबंधित, ठीक है ना। बोर्ड कभी कभी स्पीड ज्यादा पकड़ लेता है। तो ये जो लाइन पढ़ी है, इसका अर्थ वही है जो पहली स्लाइड या दूसरी स्लाइड में था कि भूगोल क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कितना, क्यों है, कहां है, कैसे हैं, किस लिए है, आधे सवाल जो जहन में चलते रहते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करने का माध्यम होता है भूगोल। क्या होता है? भूगोल। तो आपका जो पेपर बनाएगा उसके माइंड में भी ढेर सारी जिज्ञासा होती है, तो वो ऐसे सवाल भी देगा ढेर सारे, है ना। तो आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। कैसे थे क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ज्योग्राफी की जितनी भी क्रियाएं होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। भूगोल एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय विभिन्नता के कारकों या कारणों को समझने से संबंधित है। भूगोल जो है वो पहले तो पूरे क्षेत्र का अध्ययन करता है, जैसे ये पृथ्वी है, इसका पूरी का अध्ययन करना है तो भूगोल में कर लेंगे। एक मुझे पर्टिकुलर यहाँ इंडिया है, इधर आपकी भूमध्य रेखा और इधर यामियोत्तर ग्रीनविच प्रधान रेखा, तो यहाँ भारत है, तो भारत का, सिर्फ भारत का अध्ययन करेंगे तो क्षेत्रीय, भारत के किसी बिंदु का अध्ययन करेंगे तो भी क्षेत्रीय, और एक पूरी पृथ्वी का करते हैं तो संपूर्ण, पूर्ण अध्ययन, पूर्ण अध्ययन, तो इसको हम संपूर्ण भी कह सकते हैं, संपूर्ण अध्ययन, ठीक है। तो भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का भी, उसके कारक क्या है, उसके कारण क्या है। जैसे मान लो ये भारत है और भारत में पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और कौन से ऐसे कारक, अलाइनमेंट, तत्व है जो इसको डिस्टर्ब करते हैं या सपोर्ट करते हैं, उसका अध्ययन क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर भूगोल में होता है। संबंधित है कि किसी प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनांकीय कारक भौतिक स्थल रूप को परिवर्तित कर रहे हैं। जनांकीय कारक का मतलब क्या होता है? सुनिए मेरी बात को, जनांकीय कारक क्या होता है यहां से हम समझ लेते हैं। क्या बता रहे हैं हम आपको? जनांकीय कारक। क्या बता रहे हैं? जनांकीय कारक। एक व्यक्ति ऐसा है जो गांव में रह रहा है, किस में रह रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है। किस में रह रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में। एक व्यक्ति ऐसा है जो नगर में रह रहा है। दो क्षेत्र हो गए, नगरीय और ग्रामीण, नगरीय और ग्रामीण। लेकिन मजे की बात यह है कि एक दिन ऐसा आता है कि गांव वाला व्यक्ति जो खेती कर रहा है, गांव में क्या रहती है? खेती, खेती हर व्यक्ति है गांव वाला, और ये शहर की तरफ चला जाता है और उद्योग में काम करने लग जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई, खेती अब हो नहीं रही है। क्या बढ़ गई यहाँ पे? बेरोजगारी। तो इसको क्या चाहिए? रोजगार। इसको क्या चाहिए? रोजगार। तो ये इस स्थान से क्या कर जाता है? उद्गम कर जाता है। इस स्थान से क्या कर जाता है? उत्प्रवास, यानी उठकर चला जाता है।
क्या कर जाता है, उत्तर प्रवास। इस स्थान की तरफ आ जाता है, यहां ये आ जाता है तो ये इसका हो जाएगा आप प्रवास। क्या हो जाएगा, आप प्रवास, ठीक है ना, आप प्रवास। इस स्थान पर आया तो ये इसकी जगह है अपकर्ष, क्या कहलाएगी, इस जगह ने इसको आकर्षित किया है। आपको ज्यादा समझ में नहीं आता तो आप सिर्फ इतना याद रखें, कोई व्यक्ति यहां से उठकर इस स्थान से इस स्थान पर नगर में आता है तो यहां तो वो खेती कर रहा था, यहां वो अब उद्योग में काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, क्योंकि शहर में खेती तो होती नहीं। तो ये जो जन का एक स्थान से, जन मतलब मानव, मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर यहाँ की जनसंख्या कम होना और यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाना जनांकीय संक्रमण कहलाता है, और इसी को हम जनांकीय कारक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जनांकीय कारक। भौतिक स्थल रूप को परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन और नवीन स्थल रूपों का निर्माण होता है। पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थल रूप बनते हैं, बिगड़ते हैं, और ये चलता रहता है और होता रहता है। आगे देखिए, संसाधनों के सतत रूप से, संसाधन मतलब जो भी चीज पृथ्वी पर काम आ रही है, जैसे मार्कर काम आ रहा है तो ये संसाधन है। जो चीज काम आ रही है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा समझने हेतु समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। जैसे मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने यहां ये भारत का क्षेत्र लिया, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें यहां अरब सागर है और यहां बंगाल की खाड़ी है। अब ये जो क्षेत्र है भारत का, ये पूरा पठारी भाग है, यानी जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग है। कैसा है, जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग, ये पठारी है। कैसा है, पठारी। अब इस पठारी भाग में हम देखते हैं तो यहां काली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। और जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ कपास की कृषि अच्छी होती है। मैं आपको बता रहा हूं भूगोल का अध्ययन आवश्यक क्यों है, क्योंकि हम इससे समाधान में भूमि उपयोग को समझ पाते हैं। तो ये जमीन किसके लिए काम आई है, कपास के लिए। किसके लिए काम आई है जमीन, कपास के लिए काम आई है काली मिट्टी, ठीक है ना। तो ऐसे ही उत्तरी तरफ हम जाएंगे तो वहां और फसलें होगी, क्योंकि वहां की जमीन उस लेवल की है। इससे ऊपर के भारत को हम देखते हैं तो ये भारत का उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान। इसमें जो है अधिकतर आप देखते हैं बाजरा है, खरीफ की जो फसलें जिसे हम कह सकते हैं, बाजरा कैसी फसल है, खरीफ की फसल इस क्षेत्र में होती है। यानी कि मैं आपको ये लाइन समझा रहा हूं, वो आपको याद नहीं करना है, बस समझना है कि समाधान में, समस्याओं के समाधान में एक योजना बनाई जाती है कि किस क्षेत्र में कौन सी चीज ज्यादा हो रही है। भूगोलवेत्ता प्रारंभ में भूगोल की वर्णनात्मक व्याख्या करते थे। भूगोलवेत्ता जो भूगोल का अध्ययन करते थे वो भूगोल में पहले वर्णनात्मक यानी कि बहुत डिटेल से भूगोल को समझाया करते थे। बाद में इस विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। पहले भूगोलवेत्ता ने भूगोल को खुद समझा, फिर लोगों को समझाया, एक चीज को समझाने के बाद उसने दूसरी चीज को समझाया, तीसरी को समझाया, फिर वो खुद बैठ के तीनों का विश्लेषण करता है। जैसे मैंने बताया मार्कर रबर का है, फिर मैंने बताया जो माइक लगा हुआ है ये प्लास्टिक का है, फिर मैंने बताया कि ये जो मैंने पेन रखा है ऊपर इसके अंदर जो है सूती वस्त्र का इस्तेमाल हुआ, फिर मैंने बताया कि जो वॉच है मेरी इसमें जो है स्टील का या किसी भी धातु का प्रयोग किया गया है। मैंने चारों चीजें आपको समझा दी। फिर मैं बैठा और मैंने सोचा कि चारों चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, तो कैसे जुड़ी हुई है विश्लेषण है, और मैं आपको समझा रहा हूं वर्णन है। तो वर्णन होने के बाद विश्लेषण किया जाता है। एक एक चीज का वर्णन होता है और उसके बाद क्या होता है, विश्लेषण। आज ये विषय न केवल वर्णन करता है बाकी विश्लेषण भी करता है। भूगोल सिर्फ वर्णन नहीं करता। जैसे मैं कहूं कि अहमदाबाद कपड़ों का मैनचेस्टर कहलाता है, सबसे ज्यादा कपड़े मिलते हैं अहमदाबाद में, तो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि सूती वस्त्र मिले उस तरफ है। तो मैंने पहले तो बताया आपको अहमदाबाद मैनचेस्टर है, फिर मैंने कारण के साथ वर्णन भी किया कि वो क्यों है वहां पे। जैसे मैं कहता हूं कि आज अधिकतर नदियों का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश की तरफ क्यों है, क्योंकि वहां की जलवायु उसके अकॉर्डिंग है। तो पहले मैं आपको जो है वर्णन बता रहा हूं, फिर उसका विश्लेषण कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं आज ये विषय न केवल वर्णन करता है, विश्लेषण भी करता है, और तो और सुनो, क्या सुनाओगे सर, भविष्यवाणियां भी करता है कि इस 8 घंटे बाद समुद्र के अंदर सुनामी आने वाली है। ये एक डाटा मशीन बता देती है जो भूगोलवेत्ताओं ने बनाई है। तो भूगोल अब भविष्यवाणियां भी करता है।
आप सुनते हैं ना कभी कभी कि भयंकर बाढ़ आने वाली है, केरल के कालीकट बंदरगाह से मानसून 13 जून को घुसने वाला है भारत में, सभी लोग सजग रहे, अपने कपड़े जिन्होंने बाहर सुखा रखे हैं वो अंदर ला के रख दे। ऐसा आता है क्या? तो ये जो भविष्यवाणी है, भूगोल पृथ्वी की झलक को शवरक के रूप में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कितनी प्यारी भूगोल के लिए लाइन है। जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे पहले ये लाइन लिखना, भूगोल, बहुत सुंदर लाइन है। भूगोल पृथ्वी की झलक को, ये जो पृथ्वी है इसकी झलक को स्वर्ग से भी देखने वाला आभामय विज्ञान है। यानी भूगोल में ये पृथ्वी जो है, भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर नजर आती है और ऐसी आभामय नजर आती है, ऐसी सुंदरता वाली नजर आती है, क्योंकि पृथ्वी है ही सुंदर। इसलिए तो तीन लोग मिलकर इसको देख रहे हैं, ये इस पृथ्वी को देख रहे हैं, तीनों लोग इसको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भूगोल के क्षेत्र, ये एक आपकी किताब में भी डायग्राम है और उसको लिया गया है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं ये क्या है। भूगोल के क्षेत्र में भूगोल के कई अध्ययन क्षेत्र है, आपको ये कम दिख रहा होगा, भूगोल की कई ब्रांचेज है। तो मैं यहां से बताना शुरू करता हूं। यहां लिखा हुआ है जनांकिकीय, जन के आधार पर, लोगों के आधार पर किसी भी चीज को समझना, और एक जनांकिकीय संक्रमण, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसको जनांकिकीय संक्रमण कहते हैं, और जनांकीय संक्रमण को हम जनसंख्या भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कह रहा है कि जनसंख्या भूगोल में कौन व्यक्ति किस स्थान से जाकर किस स्थान पर बस रहा है, वो अध्ययन किया जाता है जनसंख्या भूगोल में। भूगोल एक है, लेकिन भूगोल की दो शाखाएं हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल में लोगों को पढ़ा जाता है और लोग होते हैं जन, और जन को कहते हैं जनसंख्या। अगर जनसंख्या एक जगह से दूसरे शहर में जा रही है, उसका अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं जनसंख्या भूगोल। पक्का समझ में आ गया? थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। जनसंख्या भूगोल में जनांकी का अध्ययन होता है। पैसों का लेन देन अगर भूगोल में किया जाता है तो वो आर्थिक भूगोल होता है, जो अर्थशास्त्र के रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना। अगर संख्या पद्धति से संबंधित कुछ चीजें पढ़ते हैं तो वो आर्थिक सांख्यिकी होती है, जिसमें भूगोल के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग विधियां दी हुई रहती है। अगर गणित और खगोल, यानी कि हम बात करते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, इतना किलोमीटर अंदर है, तो गणित जैसा सब्जेक्ट लगता है तो उसको कह देते हैं गणित और खगोलीय, जिसको हम कहेंगे गणित और खगोल भूगोल। क्या कहेंगे? अगर पृथ्वी की आकृति को हम पढ़ते हैं तो वो होगी भू आकृति भूगोल, जिसका अध्ययन भू विज्ञान में भी किया जाता है। अगर हम जलवायु को पढ़ते हैं तो जलवायु विज्ञान होगी, और मौसम को पढ़ते हैं तो मौसम विज्ञान कहेंगे। अगर हम जल को पढ़ते हैं तो जल विज्ञान हो गया, और समुद्र को पढ़ते हैं तो समुद्र विज्ञान हो गया। हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो मृदा भूगोल भी हो जाएगी और मृदा विज्ञान भी हो जाएगी। तो विज्ञान और भूगोल मिलते जुलते हैं। अगर हम वनों को पढ़ते हैं तो वनस्पति भूगोल है, और छोटे पादप को, छोटे जीव, जो पादप यानी छोटे पौधे जो होते हैं उनको पढ़ते हैं तो पादप भूगोल कहेंगे। बड़े बड़े वनों को पढ़ रहे हैं तो वनस्पति विज्ञान होगा, और छोटे छोटे पौधों को पढ़ रहे हैं तो पादप भूगोल होगा। बड़े बड़े प्राणियों को पढ़ रहे हैं तो प्राणी विज्ञान होगा, और छोटे प्राणियों को पढ़ते हैं तो प्राणी भूगोल होगा। कौन कौन से जीव पृथ्वी पर हैं? प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। कौन कौन से जीव पृथ्वी पर हैं, इसका अध्ययन करते हैं तो पारिस्थितिकी विज्ञान होगा, और मानव का अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल होगा। क्या होगा? मानव भूगोल। इसमें एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, और एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे ही पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण के बारे में यानी एनवायरनमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं तो पर्यावरण भूगोल और पर्यावरण विज्ञान दोनों हो सकता है। अगर ये पर्यावरण विज्ञान है तो पर्यावरण भूगोल की सहायता लेगा, तभी इसको समझ पाते हैं, और पर्यावरण विज्ञान है तो भूगोल की सहायता लेगा। सांस्कृतिक भूगोल, मानव के शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सांस्कृतिक भूगोल और मानव शास्त्र बनते हैं। दर्शन शास्त्र में वेदों की, वेदांगों की, उपनिषदों की आदि बातें की जाती है तो ये भौगोलिक चिंतन भी कहलाता है। समाज का अध्ययन करते हैं तो सामाजिक भूगोल है, और सामाजिक भूगोल से कुछ चीजें पढ़कर सब्जेक्ट बनता है समाज शास्त्र। इतिहास की बातें करते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर पहले ऐसे हुआ करता था, तो पहाड़ का नाम आ रहा है तो वो सामाजिक भूगोल है, और समाज की बात चल रही है तो वो समाज शास्त्र है। इतिहास की बात कर रहे हैं और पहाड़ की बात कर रहे हैं तो वो ऐतिहासिक भूगोल है, और उसमें इतिहास में पढ़ते तो वो इतिहास हो गया। राजनीति में हम कहते हैं कि गुजरात से इतने विधायक खड़े हुए, इतने सांसद खड़े हुए, तो वो गुजरात का नाम आ रहा है तो वो राजनीतिक भूगोल है, और सांसद का नाम आते ही वो राजनीतिक शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भूगोल के ये क्षेत्र होते हैं जो सीधे सीधे सिंपल तरीके से आपको याद करना है। ये डायग्राम आपको याद करना है जो बुक में दिया हुआ है। आगे देखिए, भूगोल क्या है?
ये मैं तो बता ही रहा हूं इतनी देर से, लेकिन कुछ विद्वान आए, भूगोलवेत्ता आए और उन्होंने समझाया कि भूगोल क्या है। मानव भूगोल के भी हम पढ़ते हैं, जब देखेंगे अगले साल इस चीज को। लेकिन यहां हमारे 11th क्लास में जो सबसे ज्यादा चलती है वो भौतिक भूगोल है। कौन सी है? भौतिक भूगोल। और 12th क्लास में जो चला करती है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल, जिसको भौतिक भूगोल आता है उसको मानव भूगोल समझ में आता है। तो यहाँ भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल को प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। देखो भूगोल का उद्देश्य, भूगोल जो है यानी ये जो ग्लोब है यही भूगोल है एक तरह से। इसका उद्देश्य क्या है? धरातल की प्रादेशिक, ये हमारी पृथ्वी है इस प्रकार से, और इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग क्षेत्र है। यहाँ कोई शहर है, यहाँ कोई शहर है, यहाँ कोई शहर है, कोई शहर यहाँ है। क्षेत्र के आधार पर इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, जैसे माना कि यहाँ यूपी है, उत्तर प्रदेश, यहाँ राजस्थान है, यहाँ गुजरात है। मैंने राज्य लिए ताकि आपको समझ में आए, देश भी ले सकते थे हम। यहाँ मध्य प्रदेश यानी कि एमपी है। तो मध्य प्रदेश में और यूपी में क्या फर्क है? गुजरात और यूपी में क्या फर्क है? किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर, मौसम के आधार पर, ठंड के आधार पर, गर्मी के आधार पर, रहन सहन के आधार पर। आधे लोग लुंगी पहनते हैं, आधे लोग पैंट पहनते हैं, आधे लोग जींस पहनते हैं, आधे लोग लंबे बाल रखते हैं, आधे लोग लंबी दाढ़ी रखते हैं। तो रहन सहन के आधार पर फर्क आता है कि नहीं आता है? तो अलग अलग प्रदेश में और अलग अलग क्षेत्र में जो भिन्नता यानी कि बदलाव है उसका वर्णन जो करता है और इस चीज की व्याख्या भी करता है कि वो अंतर क्यों है, तो वो भूगोल कहलाता है। ये कौन कहता है? ये कहता है रिचर्ड हॉडसन। कौन कहता है? रिचर्ड हॉडसन कहता है कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जगह क्या आप बात करते हो कि इस जगह ऐसे लोग रहते हैं, इस जगह ऐसे रहते हैं और इस जगह ऐसे रहते हैं, तो आप क्षेत्र का और प्रादेशिक वर्णन कर रहे हो भूगोल का, और उसके साथ भी आप ये बता रहे हो वर्णन करते हुए उस चीज को आप व्याख्या करके बता रहे हो कि इसलिए ऐसा होता है। तो रिचर्ड हॉडसन कह रहे हैं। दूसरा अल्फ्रेड हेटनर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अल्फ्रेड हेटनर। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड कह रहे हैं कि भूगोल जमीन के ऊपर यानी धरातल के ऊपर विभिन्न कारण होते रहते हैं, किस कारण से कौन सी जगह कैसी बनी है, इससे संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उनमें क्या अंतर है। बात वो ये कहने का तरीका है, ये कह रहे हैं किसी प्रदेश में क्या अंतर है इसका वर्णन और व्याख्या भूगोल करता है, जबकि ये कह रहे हैं किसी क्षेत्र में कोई जगह है तो उसका कारण क्या है और उसमें भिन्नता क्या है, इसका अध्ययन भूगोल है। ठीक है ना? तो दोनों परिभाषाएं आपको अच्छे से देख लेनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। भूगोल एक समाकलन के रूप में यानी समय के अनुसार भूगोल में चेंज आए, क्योंकि भूगोल हर चीज का करता है संश्लेषण यानी निचोड़ करता है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास और कालिक समय अनुसार संश्लेषण का प्रयास करता है। भूगोल समय के अनुसार बदलाव चाहता है। भूगोल समय के अनुसार एक एक चीज तक पहुंचना चाहता है। पहले भूगोल ये जानता था कि वर्षा समुद्र से जो वाष्प होता है पानी के रूप में ऊपर जाता है और फिर वर्षा हो जाती है। फिर उसने जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है। पहले भूगोल ये कहता था कि पृथ्वी अंदर से गर्म है, फिर भूगोल ने जानने का यह प्रयास किया कि गर्म क्यों है। पहले भूगोल ये जानता था कि पहले पेंजे और पैंतलासा यानी पानी और जो है पत्थर थे, फिर धीरे धीरे समुद्र और महासागर बने। अब इसने जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो भूगोल हर चीज का संश्लेषण करता है। क्या करता है? और वो समय के अनुसार हो रहा है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है यानी समय के अनुसार गति करना समग्रात्मक कहलाता है। भूगोल समय के अनुसार जैसे जैसे उपागम मतलब साधन, उपागम मतलब साधन मिल रहे हैं भूगोल को इस पृथ्वी पर, वैसे वैसे समय के अनुसार भूगोल जो है गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति। समग्रात्मक का मतलब समय के अनुसार, उपागम मतलब साधन मिल रहे हैं, वैसे वैसे ही तथ्यों को मानता है। और विश्व परस्पर निर्भर तंत्र है, विश्व से और चीजें लेता है और भूगोल को और अच्छे से बनाने का प्रयास किया जाता है। भूगोल का अनेक प्राकृतिक और सामाजिक अंतरपृष्ठ संबंध है। भूगोल कई सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक है। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले देखा, कुछ देर पहले क्या देखा हमने? ये देखो, गणित और खगोल भूगोल खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है। भू आकृति विज्ञान जो है भू आकृति भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो भूगोल अलग अलग सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ है, यही बात यहां पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो अनेक सामाजिक विज्ञानों से क्या है? इंटरलिंक है। ठीक है। प्राकृतिक तथा सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता का ज्ञान, चाहे वो प्राकृतिक सब्जेक्ट है चाहे कोई सामाजिक सब्जेक्ट है।
उसका सिर्फ टारगेट ये होता है कि वास्तव में चीज है क्या, उसको लोगों को समझाना। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भूगोल पढ़ने का, कि कोई चीज किसी स्थान पर है तो वो क्यों है, क्या है, किस लिए और कैसे बनी। तो क्या, क्यों, कैसे के जवाब देते हैं प्राकृतिक और सामाजिक सभी विषय। भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होते हैं। भौगोलिक जो तथ्य होते हैं वो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे एक जगह कभी बहुत ज्यादा नदियां होती है तो कभी कभी नदियां सूख जाया करती है, तो परिवर्तन होते रहते हैं। समय के परिप्रेक्ष्य में यानी के बारे में, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है के बारे में, समय के बारे में उनकी व्याख्या की जा सकती है। समय के अनुसार इनकी क्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण, समय के अनुसार परिवर्तन होता है। दूरी 1500 किलोमीटर है, एक व्यक्ति को एक स्थान से बी स्थान तक जाना है और यात्रा सड़क से करता है तो 24 घंटे लगते हैं, रेल से करता है तो 12 घंटे लगते हैं, और यही एरोप्लेन से करता है तो 2 घंटे लगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो समय के अनुसार बदलाव आ जाता है व्यवस्था के हिसाब से। भारत में हिमालय एक मान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। यह हमारा ऊपर का उत्तरी भारत है, यह हमारा क्या है, ऊपर का उत्तरी भारत है। और इस उत्तरी भारत में हम देखते हैं ये हमारा उत्तरी भारत, और इस उत्तरी भारत में इस जगह है हिमालय पर्वत। क्या है, हिमालय पर्वत। तो ये यहाँ की ठंडी हवाओं को नहीं आने देता, तो अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। किससे, ठंडी हवाओं से। हवाएं जो है उनको नहीं आने देता है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे और मध्य एशिया के आक्रमणकारी और आक्रांताओं को सुविधा देते हैं। इसके अंदर दर्रे यानी कि गुफाएं बनी हुई है हिमालय के अंदर। क्या बनी हुई है, ऐसे गुफाएं। विदेशी आक्रांता का मतलब होता है विरोधी। क्या मतलब होता है, विरोधी, दुश्मन। तो विरोधी लोग आते हैं और अंदर से घुस जाते हैं, तो उनको सुविधा भी दे देता है ये कौन, एशिया से जो लोग आते हैं हिमालय। तो हिमालय हमारी रक्षा भी करता है और हिमालय हमें नुकसान भी पहुंचाता है। नुकसान तो इसलिए क्योंकि विदेशी लोग उधर से घुस जाते हैं दर्रों में से। दर्रा घाटी होता है दो पहाड़ों के बीच में, होता है कि नहीं होता। जैसे इधर बहुत सारे दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा है, नाथुला दर्रा है, खारदुला दर्रा है, ऐसे बहुत सारे दर्रे यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो आक्रमणकारियों को इन्वाइट कर देता है। क्या कर देता है, इन्वाइट। आगे देखिए, भौगोलिक दृष्टि से मैदानी देश में मैदानी समुद्रों से कवच देशों में रक्षात्मक अंतर होता है। मैदान भी हमारी रक्षा करता है, मैदान भी क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। भारत का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, ये पूरा है पहाड़ी क्षेत्र। क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। इसके बाद ये जो क्षेत्र आता है भारत के नक्शे में, ये है उत्तरी मैदान। क्या है ये, उत्तरी मैदान। यह है पर्वतीय क्षेत्र। तो कौन सा पर्वत है यहाँ पे, हिमालय पर्वत, पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद भारत इस तरह से दिखाई देता है आपको। तो ये जो क्षेत्र है भारत का, यह है पठारी। कैसा है, पठारी। और ये जो भारत का क्षेत्र है यह है तटीय। कैसा है, तटीय। और यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है ये वाला, तो ये है द्वीप। तो ये हुआ द्वीपीय क्षेत्र, द्वीप। ये क्या है, द्वीप। ठीक है ना। तो ये तो आपको क्या दिखाया मैंने, दक्षिणी भारत। ये कौन सा है, हमारा उत्तरी भारत। ठीक है ना। तो मैंने ऐसे ही वर्बली लिया है छोटा सा मैप, ताकि आप समझ जाए। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र के रूप में अलग अलग भिन्नताएं होती है। तो मैदानों में मैदानों की जलवायु रहेगी, और कवच के रूप में समुद्रों की जलवायु रहेगी। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान क्या है, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान से अंतर्पृष्ठ है। यानी भौतिक भूगोल को अगर पढ़ते हैं तो प्रकृति के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि भौतिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं पहाड़ का, भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं पर्वत का, भौतिक भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं पठार का, भौतिक भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं नदियों का, भौतिक भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं झील का, भौतिक भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं झरनों का। तो ये सब कुछ जो है प्रकृति का ही तो है। इसलिए भौतिक भूगोल पूरी तरह से अंतरपृष्ठ यानी इंटरलिंक यानी जुड़ी हुई है प्राकृतिक भूगोल से। प्राकृतिक भूगोल मतलब भौतिक भूगोल जो है प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ा, प्रकृति से भूगोल जुड़ा हुआ है कि नहीं है ना। कौन सा भूगोल, तो भौतिक भूगोल। इस लाइन को ये बता रहा है कि भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान से अंतरपृष्ठ है। परंपरा भौतिक भूगोल के तत्व मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, सामूहिक भूगोल, वनस्पति जीव आदि का संबंध प्राकृतिक विज्ञान से। देखो मौसम विज्ञान मौसम के बारे में बताती है, और भूगोल में भी मौसम का अध्ययन होता है ना। तो हमने वो जो गोल गोल सर्किल दिखा उसी की बात है ये,
कि मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान में होता है, फिर उसका अध्ययन मौसम भूगोल में भी होता है। जल का अध्ययन जल विज्ञान में होता है, लेकिन जल भूगोल में भी होता है। मिट्टी का अध्ययन मिट्टी के विज्ञान में होता है, लेकिन मृदा भूगोल में भी होता है। सामूहिक भूगोल जो और अन्य चीजों की बात करती है तो भूगोल भी करती है। वनस्पति यानी पेड़ों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में होता है, लेकिन वनस्पति भूगोल में भी होता है। जीवों का विज्ञान तो साइंस है, फिर भी जीवों का अध्ययन कौन से जीव कहां पाए जाएंगे भूगोल में भी होता है। तो इस संबंध में प्रकृति से पूरी तरह से टच है भौतिक भूगोल। भूगोल वेता का गणित और कला रेखांकन मानचित्र खगोलीय स्थिति अक्षांश देशांतर गणित आदि में निपुण होना चाहिए। एक भूगोल वेता जो होता है उसको गणित भी आनी चाहिए, कला भी आनी चाहिए। कला का मतलब डांस वांस करना नहीं है यहाँ पे, कला का मतलब होता है उसको हुनर होना चाहिए बताने का। रेखाएं खींचना आना चाहिए उसको, अक्षांश देशांतर सारी। मानचित्र आना चाहिए उसको, खगोल का ज्ञान होना चाहिए, स्थिति पता होनी चाहिए कि कौन सा देश कहाँ है, अक्षांश पता होना चाहिए, देशांतर पता होना चाहिए, गणित आनी चाहिए। फिर बता रहा गणित मुझे नहीं आती इसलिए बार बार कहता है गणित आनी चाहिए, है ना। तो अक्षांश देशांतर क्या होता है, ये हमारा ग्लोब है और इसमें जितनी भी आडी रेखाएं होती है इस प्रकार से, ये हॉरिजॉन्टल टाइप, ये सारी अक्षांश है और खड़ी रेखाएं जितनी भी ग्लोब में होती है वो सारी देशांतर है, ठीक है ना। और खगोल पृथ्वी के अंतर का ज्ञान होता है। मानचित्र आप देखते ही हैं 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान ही है। अब बताओ समाज के लोगों का अध्ययन करना है, मान लो कि एक समाज ऐसा है जो पहाड़ पे रहता है, अब पहाड़ का नाम आते ही भूगोल आ गया, तो भूगोल किससे टच हो गया, समाज से। व्यक्ति कहां का था, ये समाज का, कहां का था, समाज का। रहता कहां है, पहाड़ पे, तो पहाड़ तो आ गया भूगोल में और समाज में आ गया ये व्यक्ति, तो दोनों इंटरलिंक हुए कि नहीं हुए, हुए ना। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है, जो उसे जड़ की तरह विकास प्रक्रिया में स्पष्ट भूमिका निभाता है। भौगोलिक चिंतन समाज इतिहास भूगोल की मातृ शाखा के रूप में सर्वत्र सम्मिलित है। ये जो दोनों लाइनें हैं मैं इसका अर्थ बता देता हूं। भूगोल चिंतन का विषय भी है, भूगोल समाज के बगैर अपना अध्ययन पूरा नहीं कर सकता, भूगोल ना इतिहास को पढ़े बगैर पूरा हो सकता, भूगोल ना अन्य शाखाओं को जो भूगोल की मातृभाषा के रूप में काम करती है, यानी भूगोल बिना गणित के भी पूरा नहीं हो सकता, भूगोल बिना जीव विज्ञान के पूरा नहीं हो सकता, भूगोल बिना समाज के पूरा नहीं हो सकता, भूगोल बिना पर्यावरण के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए भूगोल को सबसे बना के रखनी पड़ती है। अंतरपृष्ठ सब्जेक्ट है भूगोल, कैसा है, अंतरपृष्ठ सब्जेक्ट। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय, सामाजिक विज्ञान में समाज में कौन रहता है, मानव रहता है। समाज में कौन रहता है भाई, मानव। ये ऐसा ही हो गया आजकल, पतला हो गया, ठीक है ना। मानव रहता है और मानव से बनती है जनसंख्या, और मानव जहां रहेगा वो उसका घर होगा। उठकर चला जाता है उस घर से किसी शहर में तो उत्प्रवास होगा, और जहां वो जाएगा जिस शहर में वो उसके लिए आप्रवास होगा। जो चीजें यहां से उसे धकेल रही थी प्रतिकर्ष थी, जो उसे खींच रही है अपकर्ष है। यहां समझिए आप, उत्प्रस्थ मतलब उठ के चला गया, क्यों गया, कुछ इसे धकेल रहा था, बेरोजगारी। उत्प्रवास जाना, और जो चीजें धकेल रही थी वो कहलाती प्रतिकर्ष। जहां आया है वो आप्रवास है, और जो चीज उसको खींच के लाई है वो अपकर्ष है। तो भूगोल विषय में घनिष्ठता से जुड़ी हुई चीजें हैं, क्या है, अर्थशास्त्र ने उत्पादन विवरण विनिमय और उपयोग आती होता है। तो भूगोल में तो ये सब कुछ आता है, जबकि अर्थशास्त्र में क्या आता है, कौन सी चीज कितनी बिकी, कहां बिकी, कितना पैसा आया उसने, कितना उपयोग हो चुका है। इतिहास में क्या आता है, किस समय युद्ध हुआ, किस स्थान पर हुआ, कितने लोग मारे गए, क्या घटना हुई। तो भूगोल में तो उत्प्रवास, आप्रवास, प्रतिकर्ष, अपकर्ष, सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट आते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में उत्पादन विवरण विनिमय और उपयोग आते हैं, और इतिहास के अंदर समय, स्थान और घटना आती है। तीनों को मैंने यहां कंपेयर किया है, ठीक है। भूगोल की शाखाएं, भूगोल अंतर शिक्षण विषय है, यानी इंटरनल पढ़ा जाता है। भूगोल अध्ययन उपागम आधारित है, यानी बिना साधन के भूगोल का अध्ययन नहीं हो सकता। किसके बगैर, बिना साधन के। भूगोल के 2 मुख्य उपागम है, यानी साधन है। 1750 से 1860 के बीच भूगोल कैसा था, तो विषय वस्तु क्रमबद्ध अलेक्जेंडर वॉन कहते हैं, जो हम्बोल्ट नाम से भी जाने जाते हैं, जर्मन के हैं। वो कहते हैं कि प्रादेशिक काल रिटर द्वैतवाद पर आधारित विषय वस्तुगत अध्ययन विश्व स्तरीय है, जबकि प्रादेशिक उपागम पदानुक्रमिक में विभक्त अध्ययन है। भूगोल के 2 मुख्य उपागम है। पहला तो विषय के आधार पर वस्तुगत अध्ययन किया जाएगा, विषय के आधार पर वस्तुगत अध्ययन किया जाएगा। ये कहने वाले तो है हम्बोल्ट। कौन है, भूगोल बिना विषय के अध्ययन नहीं किया जा सकता, भूगोल
बिना विषय के अध्ययन नहीं किया जा सकता, पहली बात तो ये। और दूसरा, बिना किसी प्रदेश के भी भूगोल का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो भूगोल बिना विषय के अध्ययन नहीं होगा, ये तो हम्बोल्ट कह रहे हैं, जिनका पूरा नाम अलेक्जेंडर वोन है। और भूगोल बिना प्रदेश के अध्ययन नहीं होगा, ये कार्ल रिटर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कार्ल रिटर। बिना प्रदेश के अध्ययन नहीं होगा, कार्ल रिटर जर्मन कह रहे हैं। और बिना विषय के अध्ययन नहीं होगा, अलेक्जेंडर वोन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अलेक्जेंडर वोन। तो दोनों अपनी द्वैतवाद यानी दोनों विचारधाराओं पर आधारित रूपरेखा रखते हैं 1705 से 1750 से 1860 के बीच। आगे देखिए भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्या कह रहा है? भू आकृति यानी जमीन की आकृति वाला विज्ञान, जमीन पर कितना विकास हुआ और विकास की प्रक्रिया क्या रही, यह अध्ययन कर रहा है। भू आकृति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? भू आकृति विज्ञान या भू आकृति भूगोल, ये जमीन है, इस जमीन का विकास कैसे हो रहा है, इसकी आकृति कैसी है, ये प्रक्रिया क्या है, इसका अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान या जलवायु भूगोल, जलवायु में, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में जो बदलाव आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो वेदर में, मौसम में बदलाव आ रहे हैं और क्या कारण है उस बदलाव के, एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में, वेदर में अचानक से बदलाव कैसे आ रहा है, मौसम में बदलाव कैसे हो गया, यह अध्ययन करता है जलवायु। बताओ जमीन के ऊपर आकृति कैसी है, तो भू आकृति विज्ञान अध्ययन करेगा। मौसम में चेंज कैसे आ रहे हैं, तो जलवायु विज्ञान। और जल के अंदर कौन से जीव रह सकते हैं, कौन से नहीं रह सकते हैं, जल सूख रहा है या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो यह अध्ययन जल विज्ञान करता है। समुद्र, झीलें, जलाशय, जीव आदि के बारे में। मिट्टी कैसी है, लेटेराइट है, पर्वतीय है, मरुस्थलीय है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, सफेद मिट्टी है, भूरी मिट्टी है। ये जो मिट्टी का अध्ययन करता है वो मिट्टी भूगोल होता है कि मिट्टी कैसे बनी, निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी का प्रकार क्या है, मिट्टी का वितरण क्या है, मिट्टी का उपयोग क्या है, ये सब देखा जाता है। आगे देखिए मानव भूगोल की शाखाएं, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल इसकी शाखा होती है जो गत्यात्मक होती है, जनसंख्या और अधिवास भूगोल होता है जो गांव नगर के बारे में, जनसंख्या के बारे में, घनत्व, वितरण, लिंग अनुपात, प्रवास, व्यवसायिक संरचना, अधिवास, वितरण, विशेषताएं आदि चीजों को बताता है। तो एक तो सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल हो गया, एक जनसंख्या और अधिवास भूगोल हो गया। आप इनमें डिटेल में ना जाकर सिर्फ ये समझो, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल समाज की गति की बात करता है। किसकी बात करता है? समाज की गति की बात। जनसंख्या और अधिवास भूगोल, जन मतलब मानव, मानव मतलब हम किसी ना किसी मकान या घर में रहेंगे, तो जनसंख्या और अधिवास यानी आवास की बात करता है। आर्थिक भूगोल पैसों की बात करता है, पैसे आते हैं उद्योग से और कृषि से, तो ये देखो कृषि और उद्योग। और किससे आते हैं? कोई घूमने आया तो पर्यटन से आते हैं, कोई बिजनेस करता है तो व्यापार से आते हैं, कोई परिवहन यानी कि टेम्पो चलाता है, ऑटो चलाता है, कुछ भी चला रहा है, कोई सेवा दे रहा है, जैसे एक शिक्षक, वकील जो होते हैं वो सेवा देते हैं। ये सब आर्थिक क्रिया होती है और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल में होता है। सामाजिक भूगोल में समाज की और संस्कृति की बातें होती है। जनसंख्या और अधिवास भूगोल में मानव कहाँ रह रहा है उस घर की बात होती है। आर्थिक भूगोल में मानव कहां से पैसा कमा रहा है, इकोनॉमी सोर्सेज क्या है उसके, तो कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, सेवा, सबसे पैसा आता है। तो ये भूगोल के ब्रांचेज के रूप में, शाखाओं के रूप में पढ़ रहे हैं हम। राजनीतिक भूगोल में क्या होता है? परिसीमन, एक सीट को 2 सीटों के साथ ज्वाइंट करा दिया, राजनीति में देखा जाता है। चुनाव की सीमाएं कौन सी होगी, बिहार में ये चुनाव होंगे, यूपी में ये होंगे, यूपी में 2 असेंबली है, तो इसके प्रकार से इस तरह से चुनाव कराए जाएंगे। पड़ोसी देशों से क्या संबंध होने चाहिए, राजनीतिक भूगोल। जीव भूगोल में क्या होता है? जीवों का अध्ययन होता है, पशु सारे इसके अंदर आ जाते हैं जीव भूगोल में। वनस्पति में वन का अध्ययन होता है कि प्रकृति की वनस्पति कैसी होनी चाहिए, चीड़ के वन अंग्रेजों ने क्यों काटे, वो सब वनस्पति भूगोल में आते हैं। किस में आते हैं? चीड़ के वन अंग्रेजों ने बहुत काटे क्योंकि उन्हें परिवहन को बहुत ज्यादा मजबूती देनी थी, क्योंकि वो इंडिया को पूरी तरह से जो है बाहर व्यापार के रूप में अधिकतर माल को ले जाना चाहते थे, तो परिवहन को बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने चीड़ के वन काटे। ये बात वनस्पति भूगोल की है, लेकिन बिना वनस्पति विज्ञान के पूरी नहीं होती है। पारिस्थितिक विज्ञान, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, वेदर और क्लाइमेट, ये चारों चीजें जब मिला करती है तो इकोसिस्टम अपने आप में मजबूती धारण कर लेता है। तो कौन से जीवों का निवास स्थान कहाँ है और वो प्रजाति कौन सी है। जैसे हम देखते हैं कि कई अभ्यारण्य ऐसे होते हैं जहां 112 प्रजातियां आकर निवास करती है मौसम के अकॉर्डिंग। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे ही वेदर चेंज होता है, तो प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल साइबेरियन सारस इंडिया से जो है विदेशों की तरफ चली जाती है। तो ये जो होता है पारिस्थितिक विज्ञान होता है। पर्यावरण भूगोल में हमारे चारों ओर का आवरण जो होता है पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण भूगोल में हम जो है भूमि जमीन का ह्रास कैसे हो रहा है, अपरदन के कारण हो रहा है, नदियां आती है और मिट्टी को बहाकर चली जाती है, प्रदूषण के कारण होता है, संरक्षण के कारण होता है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं,
प्रदेश के आधार पर अगर भूगोल को पढ़ते हैं, वृहद, मध्यम और लघु, एक तो बड़े लेवल पर भूगोल को देखते हैं, मध्यम लेवल पर, एक छोटे लेवल पर। ग्रामीण इलाका नियोजन, शहर और नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन होता है। गांव और शहर को अलग अलग रूपों में हम पढ़ा करते हैं। प्रादेशिक विकास की बात करते हैं और उस प्रदेश के विकास की बात करते हैं, फिर उसकी विवेचना करते हैं कि कैसे विकास हो सकता है, इसका विश्लेषण करते हैं। दो पक्ष इसमें रखे जाते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल में यह देखा जाता है कि एक प्रदेश है, उसके बारे में बताते हैं, फिर दूसरे के बारे में बताते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है प्रदेशों में यानी क्षेत्र में, इसकी बात करते हैं, फिर इसकी विवेचना करते हैं। क्या करते हैं? विवेचना, यानी इसका डिस्कस करते हैं और फिर हम छांट पाते हैं तो विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषण। समझ गए आप इस बात को? भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं जो क्रमबद्ध तरीके से यह है। पहला भौतिक भूगोल होता है, जो भौतिक चीजें दिखाई दे रही है आपको, किसकी बात करेगा? भौतिक चीजों की बात करेगा। पहाड़, पर्वत, नदियां जो पृथ्वी पर दिखाई देती है, भौतिक मतलब फिजिकल पार्ट की। सिद्धांत और दर्शन, किताबों की, ग्रंथों की, वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, पुराण 18 होते हैं, उपपुराण 29 होते हैं, ऐसी बातें करेगा ये। विधि और तकनीकी, कानून से संबंधित बात करेगा। मानव भूगोल, मानव प्रकृति के साथ कैसे समायोजन करेगा, मानव पहाड़ पे कैसे रहेगा, मानव जंगल में कैसे रहेगा, मानव झील के किनारे कैसे रहेगा, ये बात करती है मानव भूगोल। जीव भूगोल, जीव किस अभयारण्य में सुरक्षित है, सारस कहाँ रहेगी, बाघ कहाँ रहेगा, क्योंकि भारत में बाघ बहुत कम है। अभी राजस्थान में तो 2 ही बाघ फेमस है, एक तो सुल्तान और एक बबली। ठीक है ना? तो इस प्रकार भूगोल को हम पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल, ये क्या था जो हमने अभी पढ़ा? ये था भूगोल की शाखाएं, और ये है भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या आता है? ये जमीन है, इसकी आकृति कैसी है, इसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं। इस जमीन पर मौसम, जलवायु कैसा है, तो जलवायु विज्ञान। और इस जलवायु में जल कहाँ है, तो जल विज्ञान। और यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो मृदा भूगोल। इसी को मद्देनजर मेजर करते हुए लोकेटेड पॉइंट को हम देखते हैं। तो ये जमीन है, इस पर जलवायु कैसी है, तो जलवायु विज्ञान हो गया। इस पर जल कैसा है, तो जल विज्ञान हो गया। और इस पर मिट्टी कैसी है, तो मृदा विज्ञान हो गया। ठीक है ना? सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में, सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में हम देखते हैं कि भूगोल का चिंतन होता है और मानव की पारिस्थितिकी, मानव क्लाइमेट के साथ कैसे अपने आप का समायोजन करता है, ये सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में। विधि और तकनीकी को देखा हमने। सबसे पहले क्या देखा, हम क्या पढ़ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमने ये जो 5 बिंदु देखे थे, इसमें सबसे पहले भौतिक को पढ़ा, कैसी मृदा होनी चाहिए, कैसी यहाँ जलवायु होनी चाहिए, कैसा जल होना चाहिए। फिर हमने दर्शन को देखा और फिर ऐसे एक एक बिंदु को आगे पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे। तो भौतिक में देखो यहाँ जलवायु कैसी रहेगी, विज्ञान जल कैसा रहेगा, मिट्टी कैसी रहेगी, आदि बातें हम करेंगे। सिद्धांत में हम कहेंगे कि व्यक्ति चिंतन करता है दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, वेदांग जो 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, तरुण, वरुण, व्याकरण वगैरह आदि। और इसी प्रकार से एक एक चीज को जब दर्शन के माध्यम से भूगोल में उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसको हम कह देंगे सिद्धांत और दर्शन शास्त्र का सपोर्ट भूगोल में ले पाना। इसके बाद हमने ये देखा विधि और तकनीकी। विधि और तकनीकी में हम टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए भूगोल को समझते हैं। जैसे आप जीपीएस देखते हैं, आज किसी भी जगह को हम गूगल के माध्यम से मैप में देख सकते हैं कि ये जगह किस जगह लोकेटेड है, किस अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से बसी हुई है, किस वर्टिकुलर या हॉरिजॉन्टल क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। तो मानचित्र कला आपको आनी चाहिए। तो ये मानचित्र या ग्लोब ग्राम वेल ने जो बनाया दिखाया गया है। मात्रात्मक तकनीकी के माध्यम से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण भी होता है, क्लास 12 में आप देखते हैं। और भू संरचना जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस ये मैंने आपको समझा दिए हैं। तो ये चीजें होती है जो किसी भी सब्जेक्ट को मजबूती देती है, तो भूगोल को तो ये देना स्वाभाविक है। मानव जो है वो क्या करता है, मानव समाज में रहता है और सांस्कृतिक प्रोग्राम करता रहता है, संस्कृति को अपने संजोए रखता है, इतिहास को मद्देनजर रखकर इतिहास से कुछ सीखता है और कुछ भुलाता है। जो गलतियां इतिहास ने की वो नहीं दोहराना चाहता है, जो इतिहास ने अच्छा काम किया वो उसको और करना चाह रहा है। जनसंख्या और बस्ती में जनसंख्या या तो गांव की है या नगर की है। अगर गांव की जनसंख्या नगर में आ रही है तो ये जनांकीय संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? जनांकीय संक्रमण। गांव में जो खेती करने वाला खेती और मजदूर है और शहर में आता है तो फैक्ट्री में औद्योगिक श्रमिक बन जाएगा, इसी को हम जनांकीय संक्रमण कह रहे हैं। वो गांव से इसलिए आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि वहां की परिस्थितियां उसको धकेल रही है, मतलब प्रतिकर्ष कर रही है। क्या कर रही है?
और शहर की सुविधाएं उसको आकर्षित कर रही है, मतलब अपकर्ष कर रही है। यहां से वो उठकर जा रहा है तो उद्गम कहला रहा है, इसको हम उत्प्रवास कहेंगे। और जहां वो आ रहा है वो सुविधाएं अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो आप्रवास और अपकर्ष कहलाएगा। तो ये जगह तो आप्रवास और अपकर्ष होगी और ये जगह उत्प्रवास और प्रतिकर्ष होगी, और इसी को हम जनांकीय संक्रमण कह रहे हैं। इसमें बहुत कुछ बदल गया, गांव में खेती, शहर में उद्योग, तो यहाँ खेतीहर था, यहाँ श्रमिक बन गया। यहाँ की समस्याओं से निजात पाने के लिए इस क्षेत्र में आया है। तो ये जनसंख्या बस्ती भूगोल में पढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल में किस क्षेत्र की जो है किस प्रकार की राजनीति है, अगर उसे मेजर हमें करना होता है तो लोकेटेड बिंदु को ग्लोब के आधार पर हम देखते हैं कि हम कहां की स्थिति को हम पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण को हमने देख लिया, भू सूचना को हमने देख लिया, और हम इसकी बात कर रहे थे राजनीति की। आर्थिक के अंदर हम बात कर रहे थे, आर्थिक यानी इकोनॉमी सोर्सेस जब होते हैं, जब व्यक्ति जो है उसका अध्ययन अगर करता है तो वो अर्थशास्त्र में होता है, लेकिन बिना अर्थशास्त्र के भूगोल का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। जैसे कृषि से हमें जो है इकोनॉमी यानी धन यानी कि वित्त मिलता है, पर्यटन से मिलता है, अवसंरचना से मिलता है, व्यापार से मिलता है, परिवहन से मिलता है, उद्योग से मिलता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो सेवा दे रहा हूं, सेवाओं से मिलता है। ये सारी चीजें हमने देखी है। तो इस पूरे लेक्चर को हमने बहुत ही शानदार तरीके से एक ही क्लास के अंदर पूरा क्लास करने का निर्णय हमने लिया था, और हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसको आपको पढ़ाने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले किसी शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।